भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 211 से 226 की तरफ। शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य होने की अर्हता होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो, और उनकी योग्यता अनुच्छेद 58 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय शासन के गणतांत्रिक स्वरूप का प्रमाण है। गणतांत्रिक स्वरूप का प्रमाण है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से यह भी प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान में वर्णित या उल्लेखित सभी पद आम नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। संसदीय शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप में होता है। अतः आम जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती। ठीक है, जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, विधानसभा या सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अनुच्छेद सभी राज्य विधानसभा जैसे 29 राज्य हैं, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानसभा सदस्य को वो ही निर्वाचन में भागीदारी दे दी गई है। और ये अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन कौन निर्वाचन में होंगे शामिल, वो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, आगे जानते हैं। लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233, 776 कुल सांसदों की संख्या, 29 राज्य विधानसभाओं के से निर्वाचित सदस्य, 4120, तो 4120 और प्लस ये हो गया 776 हो गया 4896। 4896 सदस्य मतलब 5,50,000 मत मूल्य, वैल्यू ऑफ वोट 5,50,000 होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब आगे जानते हैं। ठीक है, विधानसभा में कितने हैं? 4120 और टोटल सांसद कितने हैं? 543 प्लस 233 776। 776 प्लस 4120 4896 सदस्य, वैल्यू 5,50,000 मत मूल्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन से मतों की अनुपातिक समानता, इसके बारे में जानते हैं। ये टॉपिक है राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों की अनुपातिक समानता। क्या अनुपात में समानता? विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों को अनुपातिक समानता स्थापित करने के लिए उनके मत मूल्य की गणना की गई है। उनके मत मूल्य की गणना की गई है या की जाती है, या मत मूल्य निकाले जाते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूत्र क्या है गणना करने के लिए मत मूल्य का, इसके बारे में जानते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, प्रथम प्रोसेस है प्रोसेस 1, विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एमएलए। अतः राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग 2 होता है, और जो प्रतिनिधित्व की अनुपातिक समानता को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति संघ एवं राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सांसदों एवं विधायकों के मत मूल्य में भी अनुपातिक समानता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, सभी राज्यों अथवा 29 राज्यों एवं दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधायकों का मत मूल्य को डिवाइड किया जाता है निर्वाचित सांसदों की संख्या से। सभी राज्यों 29 राज्यों एवं दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधायकों का मत मूल्य को डिवाइड किया जाता है निर्वाचित सांसदों की संख्या से। तो मान लीजिए 5,50,000 मत मूल्य है और टोटल नंबर ऑफ सांसद है 776, तो 708 एक सांसद के मत का मूल्य है। एक सांसद का वैल्यू है 708 और 776 सांसद हैं। 708 में 776 एकदम 5,50,000 मत मूल्य है। तो 4,896 वोट देने वाले 4,896 वोट देने वाले मतलब 4,896 को गुना कर दीजिए आप 776 से, 708 से। एक सांसद के मत का मूल्य कितना है? 708। तो आ जाता है आप लोग 11 लाख मत मूल्य। ठीक है, 11 लाख मत मूल्य है। ठीक है, निर्वाचन की पद्धति क्या है जानते हैं। 4,896 वोट देने वाले 4,896 विधायक जो हैं, तो उनका वोट से कितना मत मूल्य होता है? 11 लाख। ठीक है, 5,50,000 उनका था और इधर 11 लाख मत मूल्य हो गया। निर्वाचन की पद्धति के बारे में जानते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति ट्रांजिशनल प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया का व्यापक उल्लेख संसद द्वारा निर्मित अधिनियम में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन में विजय के लिए प्रत्याशियों को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन में विजय के लिए प्रत्याशियों को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना, जिसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। कुल वैध मत मूल्य, जितना भी वैध मत मूल्य है, डिवाइडेड बाय निर्वाचित स्थानों की संख्या +1 कुल वैध मत मूल्य +1 बाई निर्वाचित स्थानों की संख्या +1, मतलब 1,10,000 +1 बाई 1 +1। निर्वाचित स्थानों की संख्या 1 है तो 1 + 1, तो जानते हैं कि तो टोटल कितना हुआ, 5,50,000 मत मूल्य हो गया। ठीक है, 11 लाख +1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, 1 + 1 हो गया 2 से जब डिवाइड कर दिए तो हाफ में आ गया 5,50,000। मतदान की संख्या में मतदान की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, मतदान की प्रक्रिया है कि प्रत्याशी हैं A, B, C, प्राथमिकता है 1, 2, A में है 1, 2, B में है 3, 3 और C में है 2, 1। ठीक है, पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना करते प्रत्याशी A 6 लाख मत मूल्य कोटा मिल गया, B 3 लाख मत मूल्य, C 2 लाख मत मूल्य। ठीक है, दूसरा कंडीशन है A 5 लाख कोटा न मिला 6 लाख का, B 4 लाख, C 2 लाख। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गणना। ठीक है, पहले प्रथम वरीयता की मतों की गणना कर ली हमने, मत मूल्य देखा A, B, C का प्रत्याशी का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी वरीयता की मतों की गणना। 2 लाख A को 1.5 लाख लोग दूसरी वरीयता, B को 50,000 लोगों ने तीसरी वरीयता दी। ठीक है, संक्रमण ट्रांसफर होगा, A 5 लाख और प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख विजयी होंगे, कोटा पूरा हो जाएगा। 4 लाख प्लस 50,000 4.5 लाख पीछे रह जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक कहलाता है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा सदस्यों के मतों के बीच अनुपात बनाया जाता है, तथा एकल संक्रमणीय इसलिए है क्योंकि प्रथम वरीयता के निर्धारित कोटे न मिलने के बाद द्वितीय वरीयता के मतों को संक्रमित किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में ही हल किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति में जो निर्वाचन विवाद है केवल उच्चतम न्यायालय में ही हल किए जा सकते हैं। ठीक है, और किसी न्यायालय में राष्ट्रपति का विवाद नहीं जाता। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है जानते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अब जानते हैं। कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, संसदीय परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को 3 भागों में बांट देते हैं, प्रसाद पर्यंत या नियुक्त। ठीक है, प्रसाद पर्यंत नहीं, नियुक्ति का अधिकार। ठीक है, और तीसरा अपॉइंट, प्रसाद पर्यंत नहीं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत या नियुक्त नहीं है, राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत नहीं होगा, इसको हम जानते हैं। प्रसाद पर्यंत या नियुक्त है मंत्री, राज्यपाल, जिसको राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत नहीं, नियुक्ति का अधिकार, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति होती है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। ठीक है, और इन लोगों को हटाने के लिए नियंत्रक एवं महालेखक, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद विशेष बहुमत से ऐसा कर सकेगी। संसद इन्हें हटाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, तीसरा अपॉइंट, प्रसाद पर्यंत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष संवैधानिक पद, प्रसाद पर्यंत नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रसाद पर्यंत नहीं है। ठीक है, तीसरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य संवैधानिक पद पर है। जब सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश हो तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, अनुशंसा से तभी राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटाएगा। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सदस्य को। अब जानते हैं राष्ट्रपति के और चीज़ों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 53 में यह उल्लेखित है कि संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को में निहित होंगी। संघ कार्यपालिका की समूची शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में।
राष्ट्रपति के पास निहित होंगी। संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और इसे सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(1) में ये उल्लेखित है। ठीक है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि समूचे कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 74(1) कहता है कि मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनकी सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है। विधायी शक्तियाँ के बारे में जानते हैं। विधायी शक्तियाँ क्या हैं और किस तरह से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। अंग तो पूछा जा सकता है राष्ट्रपति संसद का अंग है या नहीं, तो अंग है। सदस्य नहीं है। अंग होता है पर सदस्य नहीं होता। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसको 4 भाग में बांट करके हमने आसान कर दिया है। ए, विधेयकों के प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। ठीक है। विधेयकों के प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। दूसरा, धन विधेयक। तीसरा, राज्यों के नाम, भूभाग, क्षेत्र परिवर्तन करने संबंधी विधेयक। ठीक है। ऐसे विधेयक जिससे राज्यों के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार को सीमित या प्रतिबंधित करने वाले विधेयक। ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, कई रिपोर्ट राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखवाता है। कई रिपोर्ट राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखवाता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग का रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग का रिपोर्ट। ठीक है। इधर धन विधेयक सब कुछ जो था, भूभाग परिवर्तन, ये सब के बारे में विधेयक जो होती है, वित्तीय या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार, इसके लिए पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की ली जाती है। एक तीसरा है सदन में संदेश। राष्ट्रपति का सदन में संदेश वित्तीय विधेयक पर विचार के लिए भी। ठीक है। सदन में संदेश के लिए, वित्तीय विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति से को बुलाया जाता है। चौथा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है, जो अब हटा दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हटा दिया सरकार ने। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। आगे, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर या राष्ट्रपति द्वारा होगा तभी अधिनियम बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय सरकार गजट में प्रकाशित होने के बाद यह अधिनियम बन जाता है। ठीक है। दूसरा, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है उनको। ठीक है। अब उनको मतलब राष्ट्रपति को। आगे जानते हैं विधेयक पर हस्ताक्षर जो होता है राष्ट्रपति का, तो वो अधिनियम बन जाता है। उसका विस्तार जानते हैं। राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति। दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, दोनों सदनों से द्वारा पारित विधेयक अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को या समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष निम्नलिखित विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति अनुमति देगा, अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। एब्सोल्यूट निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, अनुमति नहीं देगा। पुनर्विचार के लिए भेजेगा, निलंबित वीटो होगा, सस्पेंडेड वीटो। निर्णय नहीं करेगा तो पॉकेट या जैवी वीटो। ठीक है। निरपेक्ष वीटो क्या है? निरपेक्ष वीटो के प्रयोग से भी संसदीय शासन की मान्यताओं का उल्लंघन नहीं होगा और यह बिंदु दिलचस्प है कि निरपेक्ष वीटो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष वीटो जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग होता है। ठीक है। एक अन्य परिस्थिति में भी निरपेक्ष वीटो का प्रयोग संभव है, जब नवीन सरकार या नवनिर्वाचित सरकार किसी पुराने विधेयक पर राष्ट्रपति को निरपेक्ष वीटो की सलाह दे। पुराने विधेयक पर राष्ट्रपति को निरपेक्ष वीटो की सलाह दे दे तभी। और देखते हैं, संसदीय शासन में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग अपवादिक है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता पर कार्य करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना कार्य करने का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है, जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता। राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है जिसका अनुमति संविधान नहीं देता है। निलंबित वीटो, सस्पेंडेड वीटो। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां अंतर्निहित प्रतीत होती हैं, जिसमें यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अतः विधि निर्माण की
प्रक्रिया को कुछ समय तक स्थगित कर सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद दोबारा उसे राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी होगी आपको सस्पेंडेड वीटो में पुनर्विचार दोबारा भेजेगा तो। गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपतियों के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमिका या शक्ति कमजोर थी, इसलिए राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने बिहार में अनुच्छेद 356 लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कहा तथा राष्ट्रपति कलाम के द्वारा लाभ के पद संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा गया। लाभ के पद संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा और राष्ट्रपति शासन के द्वारा नारायण ने पुनर्विचार के लिए भेजा था। जानते हैं पॉकेट या और क्या कहें जेबी वीटो। पहली बार 1986 में राष्ट्रपति JN सिंह ने याद रखिएगा डाकघर संशोधन विधेयक पर न तो अनुमति प्रदान किया और न ही इसे स्वीकार किया। डाकघर संशोधन विधेयक पर इसमें यह पुनः प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति व्यवहारिक रूप में अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब देखते हैं F का विस्तार। F में क्या था राष्ट्रपति के बारे में? F में था अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है बशर्ते संसद के दोनों अथवा एक सदन सत्र में न हो, दोनों सदनों का एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी हो सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने के लिए शर्तें क्या है? आवश्यक परिस्थिति विद्यमान हो, परिस्थिति आवश्यक हो, जहाँ तत्काल विधि निर्माण के लिए अध्यादेश जरूरी है। अनुच्छेद 13 में समानता अध्यादेश और विधि। अध्यादेश कानून बन जाता है, विधि कानून या अधिनियम का निर्माण है, कानून या अधिनियम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन सामान्य विधि में भी नहीं है, अध्यादेश में भी नहीं है। बजट विधि में भी नहीं है, अध्यादेश में भी नहीं है। बजट आप नहीं रह सकते अध्यादेश से। और मूल अधिकार का उल्लंघन विधि में नहीं है, अध्यादेश में भी नहीं है, तो कानून आप अध्यादेश से बना सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश विधि का पर्याय है, ऐसा भी कहीं कहीं कहा जाता है। अनुच्छेद 13 में वर्णन दिया गया है समानता का। अंतर जानते हैं अध्यादेश और विधि के बारे में, अंतर क्या क्या है? पहले तो उनकी समानता जान ली हमने, अब अनुच्छेद 13 में अब जानते हैं अंतर। राष्ट्रपति अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है लेकिन विधि विधायिका करती है। अध्यादेश सदन में चर्चा का अवसर नहीं होता है, विधि में विपक्ष को चर्चा, संशोधन, विसंगतियां बताने का अधिकार होता है। अध्यादेश में तत्काल त्वरित रूप में लागू होता है, विधि में जटिल एवं लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अध्यादेश पर संसद का नियंत्रण। अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि है, परंतु इस पर संसद का नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी अनुच्छेद 123 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार अध्यादेश जारी करने के बाद संसद के सत्र में आने की बैठक की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन नहीं होगा तो यह समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर अगर दोनों सदनों से पास नहीं हुआ तो यह अध्यादेश अनुमोदन नहीं होगा। ठीक है, व्यवहारिक रूप में अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह होगी। इसके लिए व्यवहारिक रूप में इसकी जो अवधि है वो 6 महीने 6 सप्ताह होती है, क्योंकि संसद का सदन खत्म हो जाता है। 6 महीने 6 सप्ताह तक इसकी अवधि हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो 6 सप्ताह है लेकिन 6 महीने 6 सप्ताह हो जाती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह है, संविधान में 6 महीने है। ठीक है, लेकिन सत्र की बैठक का अंतर अधिकतम 6 माह हो, इसलिए 6 + 6 महीने 6 सप्ताह। अब जानते हैं अध्यादेश का दुरुपयोग। ठीक है, अध्यादेश का दुरुपयोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अध्यादेश का दुरुपयोग क्या होता है, अब उसको यहीं